हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सर विद स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं समाजशास्त्र के कुछ लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो मैं प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंकों के होते हैं। अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तब आपको 3 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देख लेना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना है, क्योंकि मैं ऐसे बीए से रिलेटेड चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। और गाइस इस वीडियो में हमने जितने भी लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर किया सभी टॉप लेवल के हैं। ये आपके बोर्ड में 100% पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु कोई 2 सरकारी प्रयास बताइए। तो गाइस आपका पहला प्रश्न है कि भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु कोई 2 सरकारी प्रयास बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम। ठीक है, और उसमें आपको लिखना है भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो आपका जो पहला कार्यक्रम है वह है अल्पसंख्यक आयोग एंड दूसरा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम। तो आपकी ये हेडिंग हो जाएगी अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, आपको हेडिंग डाल लेना और उसके आगे लिखना है अल्पसंख्यात्मक आयोग का गठन जनवरी 1978 में किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए संविधान में उल्लिखित उपायों पर समीक्षा करना था। यह आयोग अल्पसंख्यकों के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यान्वयन की नीतियों की समीक्षा करता है तथा प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट सरकार को। और दूसरा जो सरकारी प्रयास है वह है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी और उसके आगे आपको लिखना है भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आर्थिक और विकास संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए 5 अरब रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी वाले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की स्थापना की। इसमें सरकार ने अपना योगदान 125 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया। ठीक है, तो ये हैं आपके सरकारी समाधान हेतु 2 प्रयास। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये उत्तर आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा क्या है, इसके कोई 2 कारण बताइए। ठीक है, घरेलू हिंसा क्या है, इसके कोई 2 कारण बताइए। तो इसमें आपको लिखना है, उत्तर डाल देना। ठीक है, उत्तर डालने के बाद आपको लिखना है घरेलू हिंसा की अवधारणा। ठीक है, आपको डाल देना है और उसके आगे आपको लिखना है भारतीय समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं, जिनका समाधान करने के लिए परिवार का प्रत्येक सदस्य प्रयत्नशील रहता है, किंतु कभी कभी पारिवारिक समस्याएं इतना विकराल रूप धारण कर लेती हैं कि परिवार के सदस्यों द्वारा उनका समाधान कर पाना असंभव हो जाता है। इस स्थिति में परिवार के सदस्य हिंसा का सहारा लेते हुए हिंसात्मक रूप धारण कर लेते हैं। सामान्यतः जब जब परिवार में किसी सदस्य द्वारा हिंसा की जाती है तो उसे पारिवारिक या घरेलू हिंसा कहते हैं। तो ये है आपका घरेलू हिंसा। इसमें पूछ रहा है कि घरेलू हिंसा क्या है, तो ये हो जाएगा आपका घरेलू हिंसा और इसके 2 कारण बताइए। यानी कि घरेलू हिंसा होती है तो इसके कोई 2 कारण, मतलब कौन है जिसके कारण घरेलू हिंसा होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो घरेलू हिंसा के 2 कारण होते हैं, पहला होता है दहेज हत्याएं, ये है आपका घरेलू हिंसा का कारण। एंड दूसरा है पत्नी को पीटना। ठीक है, ये भी है आपका घरेलू हिंसा का कारण। तो पहले दहेज हत्याएं डाल लेना हेडिंग में। ठीक है, और उसके आगे आपको लिखना जब किसी लड़की की शादी होती है और वह अपने साथ दहेज के रूप में कीमती सामान नहीं ले जाती है, तो यदि उसके ससुराल वाले लोभी प्रकृति के होते हैं तो उसे अपने घर में से दहेज में नकदी का सामान लाने के लिए मजबूर करते हैं। कभी कभी तो वो बहू को मारते पीटते भी हैं। तो ये हो गया आपका घरेलू हिंसा का कारण। एंड दूसरा जो है पत्नी को पीटना, ये आपकी हेडिंग हो गई। यद्यपि भारतीय हिंदू समाज में पत्नी को गृह लक्ष्मी माना जाता है, तो यहाँ तक कि किसी भी धर्म कार्य में पत्नी का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि हिंदू समाज की ऐसी मान्यता है कि यदि बिना पत्नी के कोई धार्मिक कार्य किया जाता है तो उसका फल नहीं मिलता है। तो ये थे आपके घरेलू हिंसा के 2 प्रमुख कारण। तो आपको आसानी से क्लियरली अपने बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं ये भी उत्तर आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि विस्थापन किसे कहते हैं, इसके कोई 2 कारण बताइए। विस्थापन किसे कहते हैं और इसके कोई 2 कारण बताइए। तो सबसे पहले आपको उत्तर डालना है और लिखना है विस्थापन का आशय। ठीक है, आप विस्थापन का आशय डाल सकते हैं या फिर ओनली विस्थापन ही डाल सकते हैं। ठीक है, हेडिंग में। और उसके आगे आपको लिखना विस्थापन शब्द अंग्रेजी भाषा के डिस्प्लेसमेंट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अपना स्थान बदलना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अथवा समूह किसी कारण से अपने स्थायी स्थान से हटा दिया जाता है
तो इसी क्रिया को विस्थापन कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति या फिर समूह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा दिया जाता है तो इसे विस्थापन कहते हैं, जबकि हटाए गए व्यक्ति को विस्थापित कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में बड़े बड़े बांधों में बनाए जाने से उसके समीप आने वाले डूबते क्षेत्र में आने वाले गांव तथा बस्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से किसी अन्य क्षेत्र में बसाया जाता है तो उसे विस्थापन का उदाहरण दिया जाता है, यानी कि उसे विस्थापन कहते हैं। तो चलिए इसके दो प्रमुख कारण देख लेते हैं कि इसके प्रमुख कारण जो हैं वह कौन कौन से हैं। तो इसके जो प्रमुख कारण है, पहला है प्राकृतिक कारण, ठीक है, पहला जो है वह है प्राकृतिक कारण एंड दूसरा जो है वह आर्थिक कारण, ठीक है। विस्थापन के जो दो कारण है, प्राकृतिक कारण एंड दूसरा है आर्थिक कारण। तो आपको पहला है प्राकृतिक कारण हेडिंग डालनी है और उसके आगे आपको लिखना है विस्थापन के इस कारण के अंतर्गत बाढ़, सूखा, भूकंप व महामारी आदि आते हैं। इससे एक साथ कई गांव या कस्बे उजड़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप जनता को अन्य स्थानों पर विस्थापन करना पड़ता है। ज्वलंत उदाहरण गुजरात का भूकंप है, ठीक है। तो पहला जो प्रमुख कारण है विस्थापन का वह प्राकृतिक कारण है, ठीक है। एंड दूसरा आपको हेडिंग डालना है आर्थिक कारण। इस कारण के अंतर्गत गरीबी और बेरोजगारी आती है। गरीबी और बेरोजगारी के कारण व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधनों का अभाव है, जिसके कारण व्यक्ति शहर की ओर पलायन करता है, क्योंकि शहर में आय के उसको स्रोत होते हैं। यानी कि इस गांव से शहर में ले जाया जाता है, वहां पे उनको आय के स्रोत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये है आपका दूसरा विस्थापन का कारण, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी उत्तर आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि श्वेत वसन अपराध क्या है, ठीक है। श्वेत वसन अपराध क्या है, इसके कोई दो प्रमुख कारण बताइए, ठीक है। श्वेत, तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले लिखना है कि श्वेत वसन अपराध क्या है। तो आपको हेडिंग डालनी है श्वेत वसन अपराध का अर्थ एवं परिभाषा। आप ऐसे लिख सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो श्वेत वसन भी हेडिंग डाल सकते हैं। तो उसके आगे आपको लिखना है श्वेत वसन अपराध की अवधारणा डॉक्टर सदरलैंड ने विकसित की। इसके कई नाम हैं, जैसे अभिजात्य अपराध, भद्रवर्गीय अपराध या सफेदपोश व उच्च वर्गीय अपराध। सदरलैंड के अनुसार श्वेतवसन अपराध ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सम्मानित व उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के दौरान किया जाता है। तो ये था आपका श्वेतवसन अपराध की परिभाषा। तो आप समझ गए होंगे कि श्वेतवसन होता क्या है एंड इसके जो प्रमुख दो कारण हैं। तो चलिए इसके दो प्रमुख कारण उसे देख लेते हैं। आपके इसके श्वेतवसन के जो प्रमुख कारण हैं वह है लापरवाही व अज्ञानता। यानी कि पहला जो है आपका लापरवाही व अज्ञानता एंड दूसरा जो है कानून की जानकारी ना होना। तो ये हैं आपके श्वेतवसन के दो प्रमुख कारण। तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी लापरवाही व अज्ञानता और उसके आगे आपको लिखना सेठ साहूकार बड़े चतुर होते हैं। वे लेन देन संबंधी इकरारनामों को पूरी तरह स्पष्ट नहीं करते तथा लोगों के हस्ताक्षर प्राप्त कर लेते हैं। अधिकांश लोग सहज विश्वासी होते हैं। तो ये है आपका श्वेतवसन का पहला कारण, यानी कि लापरवाही व अज्ञानता। एंड दूसरा जो है कानून की जानकारी ना होना। एंड इसके आगे आपको लिखना हेडिंग डालनी है पहले कानून की जानकारी ना होना और उसमें लिखना कानून जटिल होते हैं और सामान्य व्यक्ति को इनकी जानकारी कम होती है। इसका लाभ मालिक, महाजन, अधिकारी उठाते हैं। कोरे कागजों में हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो ये है आपका दूसरा श्वेतवसन अपराध का कारण। तो उम्मीद करते हैं ये भी उत्तर आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मादक द्रव्य व्यसन के कोई दो कारण बताइए एवं दो प्रभाव बताइए। यानी कि मादक द्रव्य व्यसन जो होता है वह कैसे होता है और इसके प्रभाव क्या होते हैं। तो आपको सबसे पहले चलिए मैं बता देता हूँ कि इसके कारण क्या हैं। तो इसके कारण जो है आपका पहला कारण है कि मादक पदार्थों के प्रभाव पर मानसिक एवं शारीरिक निर्भरता पैदा होती है। यानी कि मादक पदार्थों के प्रभाव पर मानसिक एवं शारीरिक निर्भरता पैदा होती है। एंड दूसरा है इसमें मादक पदार्थ ग्रहण करने की शरीर द्वारा तीव्र इच्छा या आवश्यकता व्यक्त की जाती है, जिसे वह हर संभव साधन द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। अगर आपको ये दोनों लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एंड उसके नीचे दो और भी हैं, ये भी देख लेते हैं। यह व्यक्ति एवं समाज पर हानिकारक प्रभाव डालता है। एंड दूसरा है इसमें खुराक की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। तो ये थे आपके मादक द्रव्य व्यसन के दो कारण। एंड इसके जो दो प्रभाव हैं, यानी कि आपके शरीर पर जो दो प्रभाव पड़ते हैं वह कौन कौन से हैं। तो पहला है
आपका शारीरिक प्रभाव एंड दूसरा है आपका मानसिक बीमारी। तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है शारीरिक प्रभाव एंड उसके आगे अब लिखना है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अधिक मात्रा में मादक द्रव्यों का सेवन करता रहता है तो उसके शरीर पर अनेकों गलत प्रभाव पड़ते हैं, जैसे गैस बनना, दिल व नाड़ियों की बीमारी, गठिया एवं त्वचा की बीमारी आदि। एंड दूसरा है आपका मानसिक बीमारी। मादक द्रव्य व्यसन का जो दूसरा है वह है मानसिक बीमारी। तो इसके आगे आपको लिखना है कि मादक द्रव्यों के सेवन से व्यक्ति के स्त्रियों तंतु नष्ट हो जाते हैं और वह मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, जिससे मनुष्य की भावात्मक एवं बौद्धिक शक्ति क्षीण हो जाती है। वह अत्यधिक क्रोधी हो जाता है और गंदी भाषा का प्रयोग करने लगता है। तो ये थे आपके मादक द्रव्य व्यसन के दो प्रभाव, यानी कि मादक द्रव्य व्यसन का ज़्यादा सेवन करने से आपके जो दो प्रभाव होते हैं, पहला होता है शारीरिक प्रभाव एंड दूसरा होता है आपका मानसिक बीमारी। तो उम्मीद करते हैं ये भी उत्तर आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं और आपकी वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है, यानी कि साइबर अपराध क्या है। आपका लास्ट प्रश्न जो है कि साइबर अपराध क्या है, इसके प्रमुख प्रकार बताइए और यह किन किन तरीकों से किया जा सकता है, यानी कि इसके प्रकार क्या क्या हैं। तो इसमें आपको लिखना है, हेडिंग डालनी है साइबर अपराध, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइबर अपराध की हेडिंग डालनी है और उसके आगे आपको लिखना है कि वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। आज अधिकांश कार्य कंप्यूटर के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। विशेषकर इंटरनेट ने आज संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में पिरो दिया है। जो अपराध इंटरनेट पर किए जाते हैं वे साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं, यानी कि जो इंटरनेट पर अपराध किए जाते हैं वे साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो भारत के लिए यह एक नया अपराध है, यानी कि यह एक साइबर अपराध है, जबकि विश्व में साइबर अपराध के मामले दिन प्रतिदिन देखने को मिलते हैं। साइबर अपराध के प्रमुख मामले निम्न हैं। तो दोस्तों उसके आगे आपको लिखना है कि साइबर अपराध के प्रकार क्या हैं, यानी कि कितने प्रकार से साइबर अपराध किया जा सकता है। तो आपका जो पहला साइबर अपराध है वह है क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी, यानी कि पहला जो आपका साइबर अपराध है वह है क्रेडिट से धोखाधड़ी एंड दूसरा है यौन अपराध, ठीक है, एंड दूसरा जो है आपका यौन अपराध एंड तीसरा है इंटरनेट साइट को समाप्त करना, ठीक है, एंड आपका चौथा जो है अन्य अपराध है। चार के अंतर्गत आपके कई सारे अपराध है। तो सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी आपको हेडिंग डालनी है और उसके आगे आपको लिखना है वर्तमान समय में क्रेडिट कार्ड का प्रमुख माध्यम बने हुए हैं। आज बड़े बड़े व्यापारी ऐसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही अपने व्यापार का संचालन करते हैं। आज अनेकों मामले प्रकाश में आते हैं कि किसी एक व्यक्ति का क्रेडिट कार्ड चुरा कर और उसका कोड नंबर चोरी करके कंप्यूटर के माध्यम से उसका पैसा चोरी कर लिया जाता है। एंड आपका दूसरा जो है साइबर अपराध का प्रकार हुआ है आपका यौन अपराध। आज इंटरनेट के माध्यम से लड़के लड़कियां चैटिंग करते हैं और एक दूसरे से मेल मुलाकात बढ़ने पर वे आकर्षण युक्त होकर यौन अपराध की दुनिया में आगे बढ़ जाते हैं। तो यह था आपका साइबर अपराध का दूसरा प्रकार। एंड तीसरा जो है कि इंटरनेट साइट को समाप्त करना, ठीक है, एंड तीसरा जो है आपका इंटरनेट साइट को समाप्त करना और उसके आगे आपको लिखना कि यह एक विशेष प्रकार का साइबर अपराध है। इसमें एक व्यक्ति इंटरनेट पर बैठकर इंटरनेट का दुरुपयोग करता है और व्यक्तिगत साइटों का तहस नहस करके या अपने उपयोग के लिए इन साइटों का प्रयोग कर अपराध करता है। तो ये था आपका तीसरा साइबर अपराध का प्रकार। एंड आपका जो चौथा है वह है आपका अन्य अपराध, यानी कि अनेकों प्रकार के अपराध हैं साइबर अपराध में। तो उसमें आपको लिखना है उपरोक्त अपराधों के अतिरिक्त कुछ अन्य भी अपराध हैं जो कि साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो पहला है दूसरों के खातों से पैसा गबन करना, यानी कि निकाल लेना, एंड दूसरा है इंटरनेट पर आए मनी ऑर्डर को चुरा लेना, एंड तीसरा है आयात निर्यात के क्षेत्र में झूठे सौदे करना, ठीक है, एंड चौथा है अश्लील फिल्मों को देखकर यौन अपराध के प्रति उत्साहित होना, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपके समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर ऑन करें क्योंकि मैं ऐसे बीएस रिलेटेड चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।